हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम ये सेट सॉल्व करेंगे जो कैट 2021 स्लॉट 1 में आया था। सेट जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। मैं आपको कहूंगा पहले आप खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। A journal planned to publish 18 research paper written by 8 author A B C D E F G H. ओके, 18 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं जो कि 8 लोगों ने लिखे हैं A to H in 4 issues of the journal scheduled in January, April, July and October. ओके, तो ये इशू किसको कह रहे हैं कि वो कब इशू हो रहे, एक तरीके से जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 नाम लिए। अच्छा ठीक है। ईच ऑफ द रिसर्च पेपर वाज रिटन बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द 8 ऑथर। हर एक रिसर्च पेपर सिर्फ किसी एक ने ही लिखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रिसर्च पेपर दो के नाम पे आएगा। ओके चलेगा। 5 पेपर वर scheduled in each of the first 2 issues. ओके ओके ओके, फर्स्ट 2 इश्यूज मतलब कौन से रहेंगे? मतलब इनका कहना है कि जैन और अप्रैल में, एक तरीके से इन्होंने क्या कहा है, जैन एंड अप्रैल में इन्होंने 5 और 5 इशू रिलीज हुए हैं एंड 4 वर scheduled इन द ईच ऑफ द लास्ट 2 इशू। तो मतलब जो नेक्स्ट 2 मंथ है जुलाई एंड अक्टूबर, यहाँ पे नेक्स्ट जैसे 4 और 4 इस तरीके से इशू हुए, मतलब जनवरी में 5 पब्लिश हुए हैं, अप्रैल में 5, जुलाई में 4, अक्टूबर में 4। एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर। ओके, अगर आपने रीड किया है तो सब क्वेश्चंस भी है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं सब क्वेश्चंस रिमूव कर रहा हूं। होपिंग आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो। ओके, मैं टेबल भी बना के रख चुका हूं सो दैट उसमें हम क्वेश्चंस और डेटा थोड़ा फिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि देखो 4 इश्यूज दिए थे, जैन, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अक्टूबर। जनवरी में 5 इशू किए गए थे, अप्रैल में 5 पब्लिश हुए थे, जुलाई में 4, अक्टूबर में 4। एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर, मतलब यहां पे हर एक जो ऑथर है उसने कम से कम एक इशू किया है एंड एट मोस्ट 3। तो कोई भी ऑथर 3 से ज्यादा जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश नहीं कर सकता है। ओके, डेटा इजी है, नो इशू। द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय एडीजीएच। ओके, जो एडीजीएच है, एडीजीएच, एडीजीएच, ओके, was double the total number of paper written by the other 4 author। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो ये 4 ऑथर है एडीजीएच, तो अगर इनके अलावा बचे हुए कौन होंगे, बी, सी, डी तो हो गया, ई, एफ। तो इनका कहना है कि एडीजीएच ये चारों ने मिलके डबल, ओके, डबल पेपर, टोटल रिसर्च पेपर पब्लिश किए कंपेयर टू इन चारों से। देखो अब ये जो डेटा है ना, आप डेटा बराबर समझो कि इन्होंने इनसे डबल लिखे हैं, इनका मीनिंग क्या है, जो नंबर ऑफ पेपर इशू हुए हैं वो 2:1 के रेशियो में, कि अगर इनके ग्रुप ने एक पब्लिश किया तो इनके टोटल ग्रुप में से 2 इशू होंगे। तो 2+1 ये आएगा 3, बट एक्चुअली 3 इशू नहीं हुए हैं, टोटल 18 हुआ है। तो 18 मतलब ये 6 टाइम है, तो आपको बस 18 को डिवाइड करना है 2:1 के पार्ट में। तो ये क्या आएगा, इसने 6 किए होंगे तो ये ग्रुप 12 करेगा। मतलब सिंपल सिंपल है, एडीजीएच ये जो 4 लोग हैं इन्होंने मिलके 4 पेपर इशू किए हैं, सॉरी 12, एंड बीसीईएफ इन्होंने मिलके 6 इशू किए। तो अब मैं क्या कहूंगा करके, ओके चलेगा करके। तो होप आपको ये रेशियो समझा है, सिंपल रेशियो का यूज करके हमने डेटा निकाला है। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं जितना लिमिटेड जगह है उतने जगह पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद इन्होंने कहा है
4 ऑफ द ऑथर्स वर फ्रॉम इंडिया। ओके, इनमें से 4 ऑथर इंडियन है। ओके, 4 इंडियन है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख के रख रहा हूं जो जो डेटा मिल रहा है मुझे। 2 वर फ्रॉम जापान एंड 2 फ्रॉम चाइना। ओके, तो 8 लोग जो है उनकी नेशनैलिटी भी दी है कि 4 लोग इंडिया से हैं, 2 लोग जापान से हैं और 2 लोग चाइना से। ईच ऑथर बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 एरिया। अब देखो ये जो ऑथर है उनका स्पेशलाइजेशन एक तरीके से दिया है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक। मतलब जैसे ऑथर ए है, या तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन या लॉजिस्टिक, इन तीनों में से किसी एक में से ही स्पेशलाइजेशन रहेगा। चलेगा, ठीक है। डेटा सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं जा रहा है। 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक। ओके, अब देखो 4 लोग जो है वो लॉजिस्टिक्स से, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के रख सकता हूं कि 4 लोग लॉजिस्टिक्स से। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है, उसके बाद उन्होंने बोला है 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन, 2 लोग ऑटोमेशन से है। तो फिर बचे 2 लोग कहां से होंगे? बचे 2 लोग होंगे मैन्युफैक्चरिंग से। ओके, चलेगा। As per the journal policy, none of the author could have more than one paper in any issues of the journal. इनका कहना क्या है कि देखो जैसे जान में 5 पेपर पब्लिश हुए, जान में 5 पेपर पब्लिश हुए, 1 2 3 4 5। तो ये इशू है, मतलब जनवरी में जो इशू हो रहा है, एक तरीके से जनवरी मंथ को इन्होंने एक तरीके से इशू बोला है। तो जनवरी में जैसे एक ऑथर का एक इश्यू में एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब एक के 2 पेपर कभी जनवरी में पब्लिश नहीं हो पाएंगे, या किसी भी मंथ में किसी भी ऑथर के एक ही मंथ में 2 पेपर पब्लिश नहीं होंगे। चलेगा, ठीक है। ओके, चलेगा। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दिए हैं, 9 पॉइंट्स गिवन है, तो डेटा अच्छा खासा दिया है। पर अब देखो, मैं ये कहता हूं कि देखो मैंने हर बार जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उनमें भी ये बात हो चुकी है कि जब भी इस तरीके की बात होती है कि देखो जैसे इन्होंने बोला है कि एडीजीएच इन चारों ने मिलकर 12 पेपर पब्लिश किए हैं, तो बीसीईएफ ने 6 पेपर पब्लिश किए। इन्होंने बोला था 2:1 के रेशो में पेपर पब्लिश हुआ है। तो एडीजीएच ग्रुप की तरफ से अगर 12 पब्लिश हुए हैं, तो बीसीईएफ की तरफ से क्या हुआ है? 6 पब्लिश हुआ है। अब हमें पता है कि एक ऑथर 3 से ज्यादा पब्लिश नहीं कर सकता है। तो देखो हमेशा ना मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है वो पेनिट्रेट करके देखना। जैसे देखो एडीजीएच ग्रुप में अगर टोटल 12 पब्लिश हुए हैं, तो आप ये सोचो अगर एडीजीएच तीनों के तीनों अगर 3-3 पेपर पब्लिश करते हैं, जिन जो इनका मैक्सिमम लिमिट है, तो कितना टोटल पेपर पब्लिश होगा? 12। और देखो इनको 12 ही, ये लोग 12 ही पब्लिश कर सकते हैं। ये हिट एंड ट्रायल ही है कि अगर मुझे 4 लोग मिलके अगर 12 पेपर पब्लिश कर रहे हैं और हर एक आदमी अगर मैक्सिमम 3 कर सकता है, तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि सबको 3-3 पेपर पब्लिश करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो 12 पेपर पब्लिश हो पाएंगे। क्योंकि देखो 12 अगर आर्टिकल पब्लिश हो रहा है और सबका मैक्सिमम 3-3 है, तो आप अगर ट्राई भी करना चाहो तो 3-3 सबको देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो किसी एक को भी अगर आपने 2 दे दिया और बाकी सबको आपने 3-3 दे दिया, तो 11 ही पेपर पब्लिश हो पाएंगे। तो ये एक ही पॉसिबल चीज है कि एडीजीएच में ए ने 3 पेपर पब्लिश किए, डी ने 3 किए हैं, जी ने 3 किए हैं और एच ने 3 किए। अब देखो बीसीईएफ, अब लोग क्या कहते हैं, बीसीईएफ को भी 3-3-3 ट्राई करके देखता हूं। देखो आपको पता है कि अगर सबका मैक्सिमम 3-3 होता है तो सम डायरेक्टली 12 हो जाता है, पर इन चारों ने मिलके सिर्फ 6 पेपर पब्लिश किए, 6। तो देखो मैक्सिमम से बहुत कम है। तो आपने ट्राई कहां से करना चाहिए? मिनिमम से। मतलब सब लोग अगर मिनिमम 1-1 पेपर पब्लिश करते हैं, तब भी पेपर कितने पब्लिश होंगे? सिर्फ 4। पर हमें तो 6 करने। आपको समझ में आ रहा है कि बी सी ई एफ अगर चारों सिर्फ एक एक पेपर पब्लिश करते हैं, तो सिर्फ 4 ही पेपर पब्लिश होंगे। बट एक्चुअली वी हैव टू पब्लिश 6 पेपर। इन इन चारों को मिलके 6 पेपर पब्लिश करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बचे हुए पेपर किसी ना किसी के नाम पे तो आपको देने पड़ेंगे। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो 2 पेपर जो है वो कोई भी इन चारों में से कोई भी एक आदमी पब्लिश करेगा।
लेट से ये बी करता है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगा 311। और हो सकता है जो रिमेनिंग 2 पेपर पब्लिश बाकी थे वो ऐसे भी तो स्प्लिट हो सकता है कि बी के नाम पे एक पेपर चला जाए, सी के नाम पे एक चला जाए, तो हो सकता है 2211। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी या सी ही 22 पेपर पब्लिश करेगा, आई एम सेइंग कि पॉसिबल है कि ई और एफ भी कर सकता है। मेरा कहना है कि बी सी ई एफ जिनमें जो 6 पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, या तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक जो पर्सन है एडी जीएफ जीएच वो 3-3 पेपर पब्लिश करेगा, जो कि बीसीईएफ ग्रुप में जो है वो या तो 3111 होगा, और मतलब मुझे नहीं पता 3 कौन पब्लिश करेगा 1 कौन करेगा, बट आई एम सेइंग कि ग्रुप में जो पॉसिबल सेट है वो या तो 3111 आएगा या 2211 आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, आप खुद ट्राई करके देखिए। देखो कम से कम मिनिमम सबको 1-1 देना ही था, तो वो 4 पेपर आपने एग्जॉस्ट कर चुके हैं। देखो ये ऐसे ही ट्राई करके आपको डेटा मिलने वाला है। जो भी ऐसा न्यूमेरिकल रीजनिंग रहता है ना जहां पे नंबर लॉजिक रहता है वो आपको हिट एंड ट्रायल से मिलेगा, और ऐसे टाइप का डेटा आपको कैट में जरूर मिलने वाला है। तो आप ऐसे डेटा को प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी आपको मॉक में मिलेंगे या पब्लिकेशंस में मिलेंगे, ओके, प्रीवियस ईयर कैट पेपर में मिलेंगे, तो इनको बराबर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो 3111 पॉसिबल है या 2211 पॉसिबल है। ओके, चलेगा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ए डी जी एच जो है उन्होंने 3-3 पेपर पब्लिश किए, बी सी ई एफ में से किसी 2 ने 1-1 पेपर पक्का पब्लिश किया है, बस बचे 2 लोगों ने या तो 3-1 किया होगा या 2-2 किया होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है नहीं। अब देखो, अब जो डेटा गिवन है वहां पे डेटा है, तो मैं क्या कर रहा हूं सबके नाम लिख के रख दे रहा हूं यहाँ पे, सो दैट मुझे पता है कि अगर आपने डेटा पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है करके आपको बता रहा हूं कि ये 8 लोग हैं। हमें पता है कि आ, ये लोग किसी ना किसी एरिया एरिया में स्पेशलाइज है, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक या इसमें से। फिर ये लोग किस कंट्री से है, ओके, और चाहे तो मैं बाजू में कितने पेपर किसने पब्लिश किए या कुछ अगर एक्स्ट्रा डेटा होगा तो उसके लिए कॉलम रखा है। आगे डेटा पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, हमें सिर्फ डेटा सेपरेट करना है। अभी भी अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझा था और मीनिंग समझ में आ गया, इसके बाद भी आप डेटा ट्राई कर सकते हो स्टॉप करके वीडियो, अगर आपने ट्राई नहीं किया है। सिर्फ वीडियो देख के कोई 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 मीनिंग नहीं रहेगा, आपको बता रहा हूं। ओके, अब देखो इन्होंने पहला पॉइंट दिया है एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया। यहां पे डायरेक्ट डेटा है कि ये लॉजिस्टिक में स्पेशलिस्ट है और ये इंडिया से है। मुझे पता है इंडिया से 4 लोग हैं, तो अभी एक आदमी तो मिल गया। रोट ओनली 1 पेपर, ओके, एफ ने सिर्फ एक पेपर लिखा है। देखो यहाँ पे एफ है तो एफ ने सिर्फ एक पेपर लिखा है, तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख सकता हूं कि एफ ने सिर्फ एक पेपर लिखा है, चलेगा। अब देखो मैंने ना जर्नल वाला जो पार्ट है ना ऊपर ऐसे कॉलम में लिखना प्रेफर किया है, बिकॉज देखो डेटा क्या होगा, अगर नंबर ऑफ पेपर्स को अगर मैं टेबल में लेने की कोशिश कर रहा हूं तो टेबल बहुत बड़ा बन रहा है, और डेटा लिखने के लिए थोड़ा मुझे इशू जाएगा। उससे बेटर मुझे ये लगा कि जब मैंने पहले बार ही जब ट्राई किया था तो मैंने डेटा ऐसे सेपरेट लिखना प्रेफर किया था, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जो कि बाकी लोग जो ट्राई कर रहे थे नॉर्मली टेबल के अंदर ही इश्यूज को लिखने का कि किस मंथ में किसका इशू हुआ है, तो उससे बेटर है कि मैं मंथ्स को अलग लिख दूं। जान ये है अप्रैल में 5 इशू हुए थे, उसके बाद जुलाई में बचे 4 इशू हुए थे, और जो लास्ट मंथ था वहां पे 4 इशू हुए थे अक्टूबर। ओके, इट वॉज शेड्यूल इन अक्टूबर। देखो अब इन्होंने एक पॉइंट, देखो ऐसे पॉइंट छूटने नहीं चाहिए। एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया रोट ओनली 1 पेपर, अच्छा इसने एक ही पेपर लिखा है, एंड इट वॉज शेड्यूल इन अक्टूबर इशू, तो वो अक्टूबर में इशू हुआ है। तो देखो मैं क्या कर देता हूं, एफ का नाम अक्टूबर में लिख देता हूं कि मतलब जो एफ है वो लॉजिस्टिक एरिया से है,
बराबर है। इंडिया से वो ओरिजिन है कंट्री का, उसने एक ही पेपर पब्लिश किया है और वो कहां पे किया है, एफ अक्टूबर में। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए वॉज फ्रॉम द ऑटोमेशन एरिया। ए कहां से था, ऑटोमेशन एरिया से। ओके चलेगा, स्पेशलाइजेशन गिवन है, लिख लीजिए। एंड डिड नॉट हैव पेपर शेड्यूल इन द अक्टूबर इश्यू, और इसका पेपर जो है वो अक्टूबर में नहीं हुआ। अब देखो लोग क्या सोचते हैं कि ए का पेपर अक्टूबर में नहीं हुआ, बस इतना लिख के आगे चले जाते हैं। अब आप ये समझिए कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे सिर्फ 4 इशू है। 4 इशू मतलब जैन, अप्रैल, जुलाई, मंथ के बारे में बात हो रही है, एंड अक्टूबर। अब मुझे पता है कि ए जो है वो 3 पेपर पब्लिश कर रहा है, और मुझे ये बात पता है कि ए अक्टूबर में नहीं कर पाता है। तो उसके जो 3 पेपर पब्लिश हुए होंगे उनमें से एक जनवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा और एक जुलाई में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया था कि किसी भी एक मंथ में 2 पेपर किसी एक आदमी के पब्लिश नहीं हो सकते। अगर आपको ये याद है, कहीं तो भी ये पॉइंट दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर कहीं तो भी था ये वाला। ओके, तो मैं क्या कहूंगा, ए का एक पेपर जान में पब्लिश होगा, एक अप्रैल में और एक जुलाई में। अक्टूबर, देखो आपको समझ में आ रहा है, 4 ही महीने हैं। उन्होंने बोला अक्टूबर में इसका पेपर पब्लिश नहीं होगा, तो ये पॉइंट इनडायरेक्टली आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसके बाकी 3 मंथ में एक एक पेपर पब्लिश हुआ है। क्योंकि पहले बोला गया था हर महीने में एक ही पेपर पब्लिश हो सकता है किसी भी एक आदमी का, एक से ज्यादा नहीं कर सकता वो। चलेगा, ठीक है। नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए के बाजू में, ऐसे हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा ही है मैंने, बट लिख दे रहा हूँ। ए किस कंट्री से था ये मुझे नहीं पता अब तक, बट ए के बारे में पता चल गया। अब देखो, नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अच्छा, जो इंडिया से जो स्पेशलिस्ट है उनमें से कोई भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग से स्पेशलिस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ साइड में ऊपर कि जो इंडियन है वो मैन्युफैक्चरिंग में वर्क नहीं करते हैं। चलेगा। एंड नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम द ऑटोमेशन एरिया। देखो इनका कहना है कि जो ऑटोमेशन है उनमें जापानीज और चाइनीज दोनों काम नहीं करते। तो फिर इससे मैं क्या कह सकता हूं कि ऑटोमेशन में 2 लोग हैं। यहां पे देखो ये पॉइंट लिखा है मैंने, तो ऑटोमेशन में ना जापानीज काम करता है ना चाइनीज काम करता है, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं वो इंडियन है। तो ये जो ए है वो ऑटोमेशन में काम करता है, तो वो इंडियन ही होगा। क्यों, अगेन सोचिए, जो ऑटोमेशन में काम करते हैं वो जापानीज और चाइनीज हो नहीं सकते, तो ऑटोमेशन में काम करने वाला हर एक जो 2 लोग हैं वो इंडियन होंगे। और ए ऑटोमेशन में काम करता है तो वो भी इंडियन होगा। खूब आपको समझ में आ रहा है कि ए ऑटोमेशन से काम करता है तो फिर ऑटोमेशन वाला तो इंडिया से होने वाला है, तो इसलिए वो इंडियन आ जाएगा। चलेगा। अब देखो इन्होंने बोला है जो 4 लोग इंडियन है वो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है। देखो चारों इंडियन में से कोई भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करता, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितने लोग काम करते हैं, 2 लोग। अब देखो इंडिया से जो 4 लोग थे उनमें से 2 लोग तो कहां पे काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में। 2 लोग कहां पे काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में। तो बचे 2 इंडियन कहां पे काम करेंगे पता है, वो लॉजिस्टिक में करेंगे। 2 लोग कहां पे रहेंगे, लॉजिस्टिक में। 2 इंडियन आने वाले हैं, दो दो इंडियन आएंगे, आपको बता रहा हूं, ऑटोमेशन से, और 2 लॉजिस्टिक में आएंगे। क्लियर है, 2 ऑटोमेशन में इंडिया से रहेंगे और 2 लॉजिस्टिक में रहने वाले हैं इंडियन। खूब पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो डेटा बहुत सारा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, यू हैव टू गो स्लो। अच्छे से रीड कीजिए, पॉइंट पे सोचिए और डेटा लिखिए। अब इन्होंने बोला है ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके, ए एंड एच जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से। तो अगर ए इंडिया से है तो एच इंडिया से नहीं है, ये मैं बोल सकता हूं। पर अभी भी चांस है, या तो जापान से रहेगा या तो चाइना से रहेगा, बराबर ना, बस इंडिया से नहीं है, ये मैं पक्का बोल सकता हूं। चलेगा। बट हैड देयर पेपर पब्लिश इन एग्जैक्टली सेम इशू। बट देखो ए और एच के जो पेपर है वो एग्जैक्टली सेम मंथ्स में इशू हुए। अच्छा, एच के कितने पेपर पब्लिश हुए, उसके भी 3 हुए हैं, सो दैट ए के भी 3 इशू हुए हैं। तो सिंपल कहना है कि ए के जहां जहां पेपर पब्लिश हुए होंगे एच के भी वहां वहां पेपर पब्लिश हुए हैं। तो सिंपल है,
एच का जैन में एक पेपर पब्लिश हुआ होगा, अप्रैल में एक इशू हुआ होगा, और जुलाई में एक पब्लिश हुआ होगा। चलेगा? और तो कोई पॉइंट नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया। देखो सी एंड ई चाइनीज है, तो सी और ई के बाजू में मैं कंट्री लिख देता हूं कि दे आर फ्रॉम चाइना। ओके, सी एंड ई चाइना से। देखो दो ही लोग चाइना से थे, तो दो लोग मुझे चाइना से मिल चुके हैं। ओके चलेगा। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट एरिया से। डिफरेंट एरिया से मतलब क्या होगा करके आपको बता रहा हूं कि अगर एक लॉजिस्टिक से रहा तो दूसरा, आपको बता रहा हूं कहां से रहेगा, दूसरा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग से। हमें पता है कि देखो दो लोग जापान से हैं, ओके, और दो लोग चाइना से। मुझे एक बात बता कि ऑटोमेशन में ना ही जापान ना ही चाइना काम करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक की दो चीजें बची है। अब इन्होंने बोला है ये दो लोग जो चाइनीज है वो दोनों डिफरेंट एरिया में काम करते हैं। मतलब अगर एक लॉजिस्टिक में करेगा तो एक मैन्युफैक्चरिंग में, वाइस वर्सा। देखते हैं, सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड द, ये वाला हो चुका है पॉइंट। ओके, चाइनीज डिफरेंट एरिया हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल। अच्छा, जो सी और ई है उनके सेम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हुए, सेम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हुए। तो अब मैंने कहां पे सोचना चाहिए पता है? यहां पे देखो, यहां पे मुझे पता है बी सी ई एफ इन चारों के मिलके 6 पेपर पब्लिश हुए थे, 6। उनमें से एफ का कितना पेपर पब्लिश हुआ है? एक पेपर पब्लिश हुआ है। अब मुझे एक बात पता है कि बीसीईएफ में या तो 3-1-1-1 होगा या 2-2-1-1 होगा। अब मुझे पता है सी और ई के या तो 1-1 पेपर पब्लिश होगा या तो हो सकता है लोग कहेंगे 2-2 पब्लिश होगा। अभी भी डेटा क्लियर नहीं है। देखो मैं थोड़ा पढ़ के देखता हूं आगे पॉइंट। फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव इशू ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। ओके 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 ओके, जो ई के जो पेपर पब्लिश हुए हैं उसके पेपर कंसेक्यूटिव इश्यूज में पब्लिश हुए, मतलब कंसेक्यूटिव मंथ एक तरीके से, मतलब जान में हुआ तो उसके बाद अप्रैल में होगा, नहीं तो अप्रैल जुलाई होगा, नहीं तो जुलाई अक्टूबर होगा। तो मतलब जो जो सी है उसके दो पेपर पब्लिश हुए हैं, सो दैट देन ई के भी दो पेपर पब्लिश होने वाले हैं, क्योंकि देखो ई के कंसेक्यूटिव इश्यूज में पेपर पब्लिश हुए हैं तो, और सी के नहीं हुए। मतलब इनका कहना है कि ई ने कम से कम दो पेपर तो पब्लिश किए। तो मैं ये बोलूंगा अगर ई के दो हुए हैं तो कम से कम सी के भी दो पेपर पब्लिश होंगे, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हुए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 2-2-1-1, क्योंकि देखो 3-1-1-1 में प्रॉब्लम क्या है, अगर सी और ई के सेम नंबर ऑफ पेपर अगर पब्लिश होना है तो वो फिर 1-1 ही हो पाएंगे, बराबर है, क्योंकि 1 अगर एक एफ को गया है तो सी और ई को या तो 2-2 जाएगा या 1-1 जाएगा। पर सी और ई के दो दो पेपर पब्लिश हुए तो एक ही पॉसिबिलिटी ये वाली 2-2-1-1। तो अगर यहाँ पे 2-2-1 गया तो बी को बचा हुआ एक पेपर पब्लिश होगा। तो देखो मुझे पता चल गया कि बी के दो पेपर पब्लिश हुए हैं और बी का 1 पेपर पब्लिश हुआ है, सी के 2 एंड ई के 2। ओके, एंड जो बी और ई के, अच्छा देखो और एक डेटा पॉइंट गिवन है कि ई के जो पेपर है पब्लिश हुए हैं वो कहां पे हुआ है, दो कंसेक्यूटिव मंथ में हुआ है। तो देखो हो सकता है वो जैन और अप्रैल में हो, पर क्या ये पॉसिबल है कि जैन और अप्रैल में ई के पेपर पब्लिश होंगे? देखो अगर जैन और अप्रैल में ई के पेपर पब्लिश हो गया तो देन सी का पेपर जो है आपको बता रहा हूं, हाँ पॉसिबिलिटी है, पर अभी के लिए इस पॉइंट को मैं थोड़ा रोक के रख रहा हूं क्योंकि इससे कुछ ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। डेटा जब फिल होगा तो मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा, ये जो पॉइंट है उस पर वापस आता हूं। मुझे दिमाग में है मेरे कि ई के दो पेपर जो पेपर पब्लिश हुए वो कंसेक्यूटिव इश्यूज में हुए हैं और सी के नहीं हुए हैं। चलेगा, ठीक है, देखते हैं। अब इन्होंने बोला है बी फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया। देखो बी कहां से है, लॉजिस्टिक से। अच्छा ठीक है, चलेगा। बी फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया had a paper schedule in April issues of the journal। अच्छा बी का सिर्फ एक पेपर पब्लिश हुआ है और वो कहां पे हुआ है, अप्रैल में हुआ है। चलेगा, मैं लिख लेता हूं, डायरेक्ट पॉइंट है, और क्या सोचू इस पे मैं करके।
ओके, उन्होंने कुछ बोला था एक पॉइंट की, एक पॉइंट है आपको याद है, इन्होंने कहा था C&E चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। तो याद रखिए, अगर ये एक्स एरिया से होगा तो जो चाइना वाला जो ई है वो वाई एरिया से होगा। मैं शॉर्ट में लिख के रख रहा हूं, देखो बाद में मैं भूल जाऊंगा इस पॉइंट को कि C&E डिफरेंट एरिया से। चलेगा, ठीक है, चलेगा। बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया, B from the logistic area had a paper schedule in April, issue of the journal। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। B and G belong to the same country। ओके, B and G सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अब आप देखो, इंडिया के वैसे दो लोग आ चुके हैं, और मुझे एक बात पता है, B and G। ओके, तो देखो B and G सेम कंट्री से है, तो हो सकता है वो दोनों जापान से हो, या तो कहां से हो, या तो इंडिया से हो, क्योंकि इंडिया के अभी भी दो लोग बचे हैं और चाइना के भी जापान के भी दो लोग बचे हैं। चलेगा, इससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बट इन्होंने बोला नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल इन द सेम इश्यूज ऑफ द जर्नल। ओके 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 ओके, पर बी एंड जी के सेम सेम इशू, इशू मतलब मंथ है, बट आई थिंक मंथ एड्रेस करता है उसको, कि सेम मंथ में पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, आप थोड़ा देखो बी और जी के कितने पेपर पब्लिश हुए हैं। देखो जी के पेपर पब्लिश हुए 3, और जी के कितने, अच्छा जी के हुए 3 पेपर पब्लिश, और बी का हुआ है 1। तो इनका सिंपल कहना क्या है कि बी और जी के पेपर सेम मंथ में पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, तो जी के 3 पेपर पब्लिश हुए हैं और बी का सिर्फ 1, और बी का कहां पे हुआ है, अप्रैल में। तो सिंपल है कि जो जी के 3 पेपर पब्लिश हुए होंगे, जी के 3, वो अप्रैल छोड़ के बचे 3 महीने में हुए होंगे। तो सिंपल इनका देने का मतलब है कि जी यहां, यहां और यहां आएगा। जी का पेपर अप्रैल में नहीं पब्लिश हुआ है, तो बचे 3 मंथ में आपको देना पड़ेगा, एक एक एक। ठीक है, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, तो मैं लिख देता हूं, अगर ये ए कंट्री से बिलोंग करेगा, एक्स या पी लिख देता हूं, पी कंट्री से बिलोंग करेगा, तो ये भी पी कंट्री से बिलोंग करेगा। ठीक है, डी अ जापानीज ऑथर, अच्छा डी जापानीज है। अब देखो, जैसे डी जापान से हो गया ना, डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मैं पूरा पॉइंट पढ़ लेता हूं, ये मेरी बुरी आदत है कि मैं आधा पॉइंट पढ़ता हूं फिर दूसरे पॉइंट पे बताने चला जाता हूं। तो मैं पहले बता दूं, डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया डिड नॉट हैव पेपर शेड्यूल इन जुलाई। डी ने जुलाई में नहीं इशू किया। देखो डी ने भी अगेन 3 पेपर पब्लिश किए, अगर उसने जुलाई में नहीं किया है, जुलाई में नहीं किया है, तो कहां कहां किया होगा, जैन, अप्रैल और आएगा अक्टूबर, क्योंकि जुलाई में नहीं किया है। ठीक है, अब देखो, मुझे एक बात पता है कि डी अगर जापान से है, तो मुझे एक बात पता है, बी और जी जो थे, बी और जी, ये दो लोग सेम कंट्री में है। चाइना तो हो नहीं सकता, क्योंकि चाइना के दोनों लोग आ चुके। दो पॉसिबिलिटी थी, जापान के, ये दोनों या तो जापान के होंगे या तो दोनों इंडिया से। पर अब जापान वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये आदमी जापान से होता है, बी, ओके, तो जी को भी जापान से होना पड़ेगा। पर देखो, जापान के सिर्फ 2 ही लोग हैं, और ऑलरेडी एक आदमी डी हो चुका है, तो ये दोनों जापान से नहीं हो सकते। तो फिर ये दोनों कहां से होंगे, इंडिया से। एक ही पॉसिबिलिटी कि ये दोनों इंडिया से होंगे। अब मुझे एक बात पता है कि इंडिया से 2 इंडियन लोग ऑटोमेशन में काम करते हैं। देखो, टोटल 4 इंडियन थे, 4 इंडियन में से उन्होंने पहले बताया था कि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करते इंडिया से। तो मुझे पता है कि लॉजिस्टिक में 2 लोग काम कर रहे थे पहले से इंडिया में, तो 2 लोग ऑटोमेशन में, देखो, और मुझे पता है कि ऑटोमेशन में जापान और चाइना काम नहीं करता है, तो फिर इंडिया ही काम करेगा। अब देखो, इंडिया के ऑलरेडी 2 लोग लॉजिस्टिक में काम करने वाले मुझे मिल चुके हैं, तो बचा जो भी इंडियन होगा वो ऑटोमेशन में ही काम करेगा, तो ये ऑटोमेशन में ही आएगा। आप पॉइंट समझिए कि इंडिया से 4 लोग थे, पहले ही बोला गया था मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग काम नहीं करेंगे, तो लॉजिस्टिक या तो ऑटोमेशन में आने वाले थे। अब उन्होंने क्या बोल दिया, ऑटोमेशन में जापान और चाइना के लोग काम नहीं करते, तो फिर ऑटोमेशन में दोनों लोग काम करने वाले इंडिया से रहेंगे। तो 2 लोग अगर ऑटोमेशन में काम करेंगे, तो बचे 2 मैन्युफैक्चरिंग में तो जा नहीं सकते इंडिया के, तो वो लॉजिस्टिक में गए थे। खूब आपको पॉइंट याद है।
यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 लोग इंडिया से जो है वो लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं, तो अब जो भी मुझे इंडिया से मिलेगा वो ऑटोमेशन से काम करेगा, क्योंकि मुझे और 2 इंडियन लोगों को ऑटोमेशन देना, तो ये हो गया ऑटोमेशन से। चलेगा, ठीक है, ओके, चलेगा। अभी देखो, इन्होंने बोला है सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरिया। देखो सी एंड एच जो है वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, डिफरेंट एरिया, अब देखो मेरे पास ऑटोमेशन था वो तो खत्म हो गया, अब एक लॉजिस्टिक है और एक कोई तो भी है। अब देखो मुझे पता चल गया कि देखो अगर अब एक ही आदमी का कंट्री बचा है वो है एच, तो वो आएगा जापान, बराबर है, ये आएगा जापान। अब मुझे पता है, देखो एच और जो सी है, उन्होंने बोला सी और एच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से है, मतलब सी अगर एक्स से है तो ये एच कहीं और से रहेगा। तो मैं ट्राई करके देखता हूं, अगर मैंने सी को, देखो मेरे पास अभी कौन सा बचा है, देखो 2 लॉजिस्टिक खत्म हो चुके हैं, 2 ऑटोमेशन खत्म हो चुके हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है, तो मेरे पास सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग बचा है और मेरे पास 2 लॉजिस्टिक बचे हैं, बराबर, 2 लॉजिस्टिक बचे। तो अगर मैंने सी को बोला कि सी लॉजिस्टिक से है, तो पता है क्या होगा, ई को मुझे मैन्युफैक्चरिंग देना पड़ेगा और एच को भी फिर मैन्युफैक्चरिंग देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, लॉजिस्टिक अगर ये सी लॉजिस्टिक से, ऑटोमेशन तो खत्म हो चुका है, तो पर मेरे पास 2 मैन्युफैक्चरिंग जगह ही नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि मुझे सी को मैन्युफैक्चरिंग देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सी को मैन्युफैक्चरिंग दूंगा तभी जाके मैं ई को लॉजिस्टिक और एच को लॉजिस्टिक दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ई एंड एच सी से अलग फील्ड में काम करते हैं, तो मुझे इन दोनों को सी से अलग फील्ड देना पड़ेगा। अगर मैंने सी को लॉजिस्टिक दे दिया तो ई और एच को देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है, मैन्युफैक्चरिंग, और वो उसमें भी एक ही फील्ड बचा है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये डिवाइड होगा। यस, ओके। अभी देखो मुझे पता है कि डी ने 3 पेपर पब्लिश किए थे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख के रख रहा हूँ। जी ने कितने पेपर पब्लिश किए थे, 3, और एच ने कितने किए थे, 3। ओके, चलेगा। अब देखो अभी भी मेरा ये जो टेबल तो फिल हो गया, पर अभी भी मेरा जो जर्नल में एक एक पेपर सभी इसमें बाकी है, और वो क्यों बाकी है, क्योंकि याद करो इन्होंने बोला था E had paper schedule in consecutive issue, ए के पेपर कंसेक्यूटिव इशू में पब्लिश हुए, मतलब, और जो सी के है वो नहीं हुए, सी के कंसेक्यूटिव मंथ में नहीं इशू हुए, मंथ इन द सेंस कंसेक्यूटिव इश्यूज की बात कर रहा हूं। तो देखो मैं ट्राई करके देखता हूं कि ई का अगर पेपर पब्लिश होता है जैन और अप्रैल में, तो मुझे बताओ देन सी के 2 पेपर कहां पे पब्लिश करने पड़ेंगे, जुलाई और अक्टूबर में, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आ जाएगा, ई के पेपर तो कंसेक्यूटिव इश्यूज में पब्लिश हो जाएंगे, पर क्या सी के पेपर कंसेक्यूटिव पेपर में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन पास होगा क्या, नहीं। तो अगर ई का पेपर यहां अप्रैल और जुलाई में पब्लिश होता है, तो देखो सी का पेपर जैन और अक्टूबर में करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये ट्राई करना पड़ेगा, अप्रैल और जुलाई में अगर ई का पेपर इशू होता है पब्लिश, तो जनवरी में और अक्टूबर में मैं सी का दे सकता हूं, तो इससे ये कंडीशन पास हो जाएगी कि ई का पेपर कंसेक्यूटिव मंथ में इशू हुआ है और सी का नहीं हुआ है। अब लोग क्या कहते हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ई का पेपर जुलाई और अक्टूबर में हो। हाँ, ट्राई कर लो, अगर आप ई का पेपर जुलाई और अक्टूबर में करते हो, देन सी का पेपर कहां पे पब्लिश होगा, जनवरी अप्रैल, अगेन वो कंसेक्यूटिव आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ई को बीच वाले 2 महीने देने पड़ेंगे, 2 मंथ में, तो तब जाके सी सेपरेट होगा। होप आपको ये समझ में आया। और टेबल ऐसा ही क्यों लिखा गया है, उसका ऐसा कोई रीजन नहीं है एग्जैक्टली करके आपको बता रहा हूं, बट यस, कि प्रॉपर डेटा लिखते आना चाहिए, मेरे पास स्पेस कम था। होप आपको समझ में आया है, बट अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। कोशिश करता हूं कि और वीडियोस में फ्रीक्वेंटली पब्लिश करूं, सो दैट आइडियाज आपके और क्लियर हो। अब जस्ट सब क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मिनट में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर पेपर रिटर्न बाय बीसीईजी, बीसीईजी, ओके। देखो बीसीईजी, बी ने किए हैं 1, सी ने कितना किया है 2, ई ने किए हैं 2, और जी ने कितने किए 3 पेपर पब्लिश, तो 1 2 2 3,
तो यहाँ पे आंसर क्या है 1 2 2 3, तो ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी पेपर वर रिटन बाय इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर ने कितने पेपर लिखे? ओके देखो, बी जो है वो इंडिया से है, उसने एक लिखा है। उसके बाद इंडिया से कौन है? एफ, उसने एक लिखा है। इंडिया से जी है, उसने 3 लिखा है। और इंडिया से ए भी है, तो उसने 3 लिखा है। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, तो टोटल 8 लिखे गए। Which of the following statement must be true? Statement A. Every issue had at least one paper by the author from each country. क्या क्या हर एक इशू में हर कंट्री से एक आदमी ने पेपर इशू किया है? चेक कर लो आप लोग। एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर बाय द ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। तो आप ऑप्शन ट्राई देख सकते हो डेटा पढ़ के, और आंसर आप दे सकते हो। खूब मतलब मैं वीडियो और नहीं बढ़ाना चाहता हूं। आप ऑप्शन ट्राई कर लीजिए करके आपको बता रहा हूं, अगर ये बातें ट्रू हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। मेरा मेन एम था कि आपको डेटा सॉल्व करते आना चाहिए, सब क्वेश्चन का आंसर देना बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर आप कैट के लिए जा रहे हो और बेसिक एलआर तो भी आप पढ़ के हो। होप आपको पॉइंट क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।